हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने बात की थी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बेसिक्स डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की बात की थी। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कुछ लॉज हमें पढ़ना है, वैसे अगर हम बात करें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो जब आप क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पे आपको 5 बेसिक्स लॉ पढ़ने होंगे। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको 2 ही पढ़ने हैं, ओनली 2 लॉज आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते तो हैं 5, लेकिन आपको क्लास 9th में केवल 2 ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो जो सबसे पहला लॉ है, वैसे तो जनरली जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपको पढ़ना है, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ऐसे यहाँ पे मैंने यूज़ तो किया है 2 लॉज, लेकिन होते हैं 5। द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वेयर इस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशंस बाय लेवोसियर एंड प्राउस्ट। देखो बच्चों, ये जो स्टार्टिंग के 2 लॉ हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दोनों लॉ जो थे बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद ये लॉ आया था, ठीक है। कहने का मतलब इस लॉ को इस्टेब्लिश किया गया था, लेवोसियर और प्राउस्ट ने किया था इन दोनों लॉ को। कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन दोनों लॉज को प्रपोज करने से पहले ये साइंटिस्ट लेवोसियर और प्राउस्ट, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद इस लॉ को प्रपोज किया था। जैसा कि आप जानते हो, कोई भी लॉ तभी प्रपोज होता है या कोई साइंटिस्ट तभी प्रपोज करता है जब तक उसे सही से रिजल्ट ना मिल जाए, ठीक है। तो इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी मेहनत की, उसके बाद इस लॉ को उन्होंने प्रपोज किया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ की, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो बच्चों, इस लॉ को सबसे पहले फ्रेंच केमिस्ट थे, कहने का मतलब फ्रेंच के रहने वाले थे, एंटोनी लेवोसियर, इनका पूरा नाम था एंटोनी लेवोसियर। इन्होंने 1789 में इस लॉ को प्रपोज किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, that is law of conservation of mass, the law can be stated as follows। देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इसमें क्या बताया गया है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द चेंज। कहने का मतलब ये, इसमें सिंपल सी बात क्या कही जा रही है कि ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल चेंज, मतलब कोई भी रिएक्शन है उसमें चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, लेकिन अगर वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, किसके बीच में, रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। लेकिन आप हमेशा इस चीज़ को याद रखो कि रिएक्टेंट सिंगल भी हो सकता है, रिएक्टेंट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब कि रिएक्टेंट्स मोर देन 1 भी हो सकते हैं, और या तो सिंगल रिएक्टेंट भी हो सकता है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट 1 भी होता है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट 2 होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें 3 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से प्रोडक्ट्स भी कभी कभी कुछ रिएक्शंस में केवल 1 होते हैं, या कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स 2 बनते हैं, या तो प्रोडक्ट 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल चेंज, चाहे रिएक्टेंट कितना भी हो, ठीक है, अगर रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से अगर रिएक्शन हो रहा है और नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस कंडीशन में ये बताया गया कि जो रिएक्टेंट का मास होगा, कहने का मतलब इसका मास जितना होगा, ठीक है, उतना ही मास का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। रिएक्टेंट जितने मास का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी बनेगा। कहने का मतलब अगर रिएक्टेंट अगर आपका 10 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी 10 ही ग्राम बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब प्रोडक्ट्स जो बनेगा वो ऑलवेज इक्वल होगा टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के, ठीक है। कहने का मतलब आप यहाँ पे सिंपली जान लो कि अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है तो इनका अगर हम रिएक्टेंट्स के
मास को सम कर दें, जैसे दो रिएक्टेंट अगर आपके पास है, जैसे A प्लस बी और ये बन रहा है AB, तो A का अगर मास मान लो 10 ग्राम है और B का मास अगर 20 ग्राम है, तो इन दोनों की सम को अगर हम सम कर दें तो कितना होगा 30 ग्राम। तो कहने का मतलब AB कितना बनेगा 30 ग्राम बनेगा। ठीक है, तो अब ये मत आप सोचिएगा कि सर यहाँ पे रिएक्टेंट तो दो है लेकिन प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, कि ऐसा आप मत सोचना कि दो रिएक्टेंट है तो दो प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट तो दो है लेकिन प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, तो भले ही यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन इस प्रोडक्ट का टोटल मास कितना होगा 30 ग्राम होगा। और यहाँ पे A और B के दोनों के अलग अलग मास हैं 10 ग्राम और 20 ग्राम, इन दोनों को सम कर दिया जाए तो 30 ग्राम आ रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी कितना बनेगा 30 ग्राम बनेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बेसिक पॉइंट्स को मैंने बताया। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही चीज़ें बताई गई हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें, एक बार फिर से डिस्कस करें, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, या एक्चुअली इसमें ये बताया गया है कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, जब एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स बनता है। क्या बनता है कंपाउंड्स, मतलब एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आप सभी जानते हो। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आया क्यों? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसलिए आया कि जब एलिमेंट्स कंबाइंड हो रहे हैं तो कंपाउंड बन रहा है, बात तो सही है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कि एलिमेंट्स कितने प्रोपोर्शन में कंबाइंड हो रहे हैं। कहने का मतलब एलिमेंट्स का मास कितना है, उसका प्रोपोर्शन कितना है, उसका रेशियो कितना है, एलिमेंट्स जो कंबाइंड हो रहे हैं उनके मोल्स कितने मोल्स इन्वॉल्व होके कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट्स कितने रेशियो में कंबाइंड हो रहे हैं तो प्रोडक्ट्स बन रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आया था। एक्चुअली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इन्हीं सारी चीज़ों को बताया गया कि किस तरीके से एलिमेंट्स कंबाइंड होके, मतलब एलिमेंट्स कितने प्रोपोर्शन में या कितने रेशियो में या कितने मास में या कितने मोल्स में कंबाइंड होके कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, यही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले हमने जैसा कि डिस्कस किया आपके सामने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको तो हमने बता दिया। नेक्स्ट है कि अगर हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दूसरे अनदर फॉर्म में अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या करेंगे? द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो सबसे पहला लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर हम अनदर वर्ड्स में देखें तो ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। अब यहाँ पे बात आती है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे दें, जैसे अगर आइस से अगर वाटर बन रहा है तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, मतलब इसके फिजिकल स्टेट्स बदल रहे हैं। आइस क्या होगा? सॉलिड होगा, और वाटर क्या होगा? लिक्विड होगा। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट बदल रहे हैं, इसलिए इसको फिजिकल चेंज कहा गया। केमिकल चेंजेस, जैसे केमिकल चेंजेस में कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये केमिकल चेंज होगा। कार्बन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फ्यूल्स वगैरह हैं, तो फ्यूल्स वगैरह को जब बर्न किया जाता है एयर के प्रेजेंस में तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं कार्बन, और वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है? जब कार्बन का रिएक्शन हाफ O2 से होता है। हाफ O2 का मतलब एक ही ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन O2 का मतलब दो ऑक्सीजन, हाफ O2 का मतलब वन ऑक्सीजन। तो कार्बन जब हाफ O2 से रिएक्शन करता है तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, जो काफ़ी पॉइजनस होता है। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है कि अगर वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाए तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स की डेथ भी हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ मोर पॉइजनस दैन कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने केमिस्ट्री में ही क्लास 8 में पढ़ा था, कंबस्शन चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली
देखा जाए तो बताया क्या जा रहा है एक दूसरे फॉर्म में कि फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंज द मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब ये जब रिएक्शन होता है तो जो मैटर होते हैं, ना तो मैटर क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, चौक का ये फार्मूला होता है, चौक का ये फार्मूला है। ठीक है, चौक का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। चौक हो गया, मार्बल्स हो गया, मार्बल्स हो गया या फिर लाइम स्टोन हो गया, इन सब का फार्मूला सेम होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो इस रिएक्शन में देख रहे हो जब हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, रिएक्शन में हीट जब दिया जा रहा है इसको, तो ये ब्रेक हो जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? क्विक लाइम। क्विक लाइम, जैसे दिवाली आ रही है तो दिवाली के टाइम पे क्या करते हैं हम? क्विक लाइम लेकर आते हैं। वैसे जनरली तो अगर देखा जाए तो गांव के एरिया में अगर हम बात करें तो वहाँ पे पहले क्या होता था कि क्विक लाइम ला के घरों की पुताई होती थी दिवाली के टाइम पे। ठीक है, तो CaO, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ क्विक लाइम। ठीक है, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये भी एक तरीके से बताया जा रहा है कि इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल चेंज जो हो रहा है यहाँ पे जो मैटर है, ठीक है, उस मैटर में ना तो कोई चेंजेस होगा, मतलब ना तो मैटर में किसी तरह का क्रिएशन होगा और ना ही किसी तरह का डिस्ट्रॉयशन होगा। ठीक है, ये बताया गया। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, शायद आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शायद इसका स्टेटमेंट पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब स्ट्रांगली हीट किया जाता है, देख रहे हो ना, तो ये डिकम्पोज हो जाता है लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम किसको बोला गया है? कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में साफ आप देख रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब स्ट्रांगली हीट किया जाता है, जब इसको गर्म किया जाता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके मास में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं, तो टोटल मास की अगर हम बात करें या फिर सिंपली वहीं पे अगर हम देखें, आप यहीं देख लो एक बार फिर से, देखो देखो बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 40 होता है। एटॉमिक नंबर 20 होता है लेकिन मास, इसका एटॉमिक मास 40 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है लेकिन मास 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है लेकिन मास 16 होता है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के सारे एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में। तो कैल्शियम एक एलिमेंट, दूसरा कार्बन और तीसरा ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को अगर हम सम कर दें तो हमें टोटल मास पता चल जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम एक ही है इसलिए 40 हो गया, कार्बन भी एक ही है तो 40 + 12 हो गया, ऑक्सीजन 3 है तो इसलिए हमें ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 16 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब इन सब को अगर सॉल्व करोगे तो 48, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 48, 48 + 12 60, 60 + 40 100, टोटल कितना आएगा? 100। तो टोटल मास कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का? 100 ग्राम होगा। अब 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मास है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इन दोनों प्रोडक्ट का के मास को अगर सम किया जाए तो वो भी 100 होना चाहिए, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। जैसे देखो, अब कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का हम 40 लेंगे और ऑक्सीजन का 12 लेंगे तो कितना हुआ? सॉरी, ऑक्सीजन का 16 लेंगे तो कितना हुआ? 56 हुआ। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12 लेंगे और प्लस करेंगे, ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दो का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 12 + 32 44। अब 56 और प्लस 44, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मास को अगर हम सम करेंगे तो 56 + 44 कितना हो जाएगा? टोटल 100 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 ग्राम था और यहाँ पे इन दोनों कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मास को सम किया जाए तो यहाँ भी कितना आ रहा है? 100 ग्राम। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है।
अब किस तरीके से एक दूसरा एग्जांपल टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की अगर हम देखें तो सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब रिएक्टेंट्स के जो मास होंगे उनका सम कर दिया जाए और प्रोडक्ट्स के मास को अगर सम कर दिया जाए तो वहाँ पे दोनों के मास क्या होंगे, इक्वल दिखाई देंगे। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल हमने बताया आपको। मास ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर कैल्शियम ऑक्साइड इज 56 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। द टोटल सम ऑफ द मासेज ऑफ द प्रोडक्ट्स आर 100 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि जो प्रोडक्ट्स के टोटल मास होंगे सम उनका किया जाए तो कितना आएगा, 100 ग्राम आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम देखें तो कार्बन का कितना होगा, 12 होगा, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, तो कितना हुआ 44 हुआ इधर का मास का। ठीक है, रिएक्टेंट का मास टोटल 44। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जब निकालोगे तो यहाँ भी कितना आएगा 44। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये भी रिएक्शन सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन दोनों के मास क्या है, सेम है, टोटल मास सेम है। अब आपकी बुक में अगर हम देखें तो एक्टिविटी 3.1 है, एक्टिविटी 3.1 है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लो आप सब लोग कि एक्टिविटी 3.1 है, तो इसमें एक एक्टिविटी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एक्टिविटी में क्या बताया जा रहा है कि X और Y ये दो केमिकल्स लिए गए हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे X हमने ले लिया 1.25 ग्राम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। और Y हमने ले लिया 1.43 ग्राम, क्या 1.43 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, अब इन दोनों के रिएक्शन को अगर X को का रिएक्शन Y के साथ किया जाए तो जाहिर सी बात है XY प्रोडक्ट बनेगा। अब सवाल ये है कि X यहाँ पे क्या लिया गया है, कॉपर सल्फेट, और Y सोडियम सल्फेट। तो इन दोनों का रिएक्शन अगर करवाया जाए तो क्या बनेगा, पहले आप ये रिएक्शन लिखने की कोशिश करो। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3 के साथ। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि कॉपर सल्फेट में कॉपर पॉजिटिव पार्ट है और सल्फेट निगेटिव पार्ट है। यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव पार्ट है, कार्बोनेट CO3 निगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव ऐसे कॉपर पे 2+ होगा और सल्फेट पे 2 नेगेटिव, आपको बताया गया था। ठीक है, सोडियम पे 1+ और कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव। सोडियम यहाँ पे 2 है तो इसलिए एक सोडियम कंबाइंड होगा। तो हमेशा किसी रिएक्शन में फर्स्ट वाले रिएक्टेंट और सेकेंड वाले रिएक्टेंट में जो कटायंस होते हैं, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे कॉपर पॉजिटिव इस दूसरे वाले रिएक्टेंट के निगेटिव के साथ कंबाइंड होगा, मतलब CO3 के साथ कंबाइंड होगा, तो ये बन जाएगा CuCO3। क्या बनेगा, CuCO3 प्रोडक्ट बनेगा। और साथ में SO4 माइनस जो है ये सोडियम के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, Na2 है इसलिए Na2SO4 लिखेंगे। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, CuCO3 और Na2SO4। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। व्हेन द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद द सोडियम कार्बोनेट product will be obtained, that is copper carbonate, this is copper carbonate CuCO3 and Na2SO4 का नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब इसका आप मास कैलकुलेट करोगे तो इसको आप देखोगे कि जैसा कि कॉपर सल्फेट कितना लिया गया था, X कितना लिया गया था 1.25 ग्राम और Y कितना लिया गया था 1.43 ग्राम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2.68 ग्राम, 2.68 ग्राम आएगा। अब जब प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या प्रोडक्ट बना था, कॉपर कार्बोनेट बना था और सोडियम सल्फेट बना था। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों का जब मास हम वे करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सेम 2.68 ही मिलेगा। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली हम कैसे करेंगे, जैसा कि डायग्राम आप देख रहे होंगे बुक में, देख लीजिएगा। पहले तो देख रहे हो डायग्राम में वाई सोल्यूशन को लिया गया है किसमें, कोनिकल फ्लास्क में। इस तरह का फ्लास्क होता है जिसको हम कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। इस कोनिकल फ्लास्क में पहले से वाई सोल्यूशन लिया गया है। वाई क्या था आपका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 था। उसके बाद आप देख रहे हो सोल्यूशन एक्स को टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया गया है।
एक्स को टेस्ट ट्यूब के अंदर और इसमें इसको डिप किया गया है। अब एक्स मतलब टेस्ट ट्यूब में जो प्रेजेंट है रिएक्टेंट एक्स क्या है आपका, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। तो जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, इन दोनों को जब ये टेस्ट ट्यूब को जब हम धीरे धीरे इसमें मिलाएंगे, एक्स मतलब कॉपर सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट में, तो इन दोनों के बीच में आप देखोगे धीरे धीरे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिएक्शन होने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के मास को जब वेट करेंगे, ठीक है, देखेंगे एक्स और वाई का टोटल पहले मास हमने सेपरेटली देख लिया कितना कितना है, वैसे दिया है, ठीक है, 1.25 और 1.43 है रिस्पेक्टिवली। तो वहाँ पे दोनों को ऐड करके हमने देख लिया कि 2.68 ग्राम आ रहा है। अब प्रोडक्ट बनने के बाद जब हम वेट करेंगे तो आप देखेंगे इसका भी मास 2.68 ही आएगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम आप चाहें तो बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल हमने जो एक्टिविटी का बताया है, एक एग्जाम्पल, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और अब रही बात एक्टिविटी, एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो एक्टिविटी 3.1 में दूसरा एग्जाम्पल जो है वो किसका है, बेरियम क्लोराइड। एक्स क्या लिया गया है, बेरियम क्लोराइड, फार्मूला क्या होता है, BaCl2 होता है, नोट कर लो। कितना लिया गया है, 1.22 ग्राम लिया गया है। और वाई कितना लिया गया है, वाई आपका सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4 होता है, कितना लिया गया है, 1.53 ग्राम। तीसरा एग्जाम्पल है आपका, इसको आप खुद से करेंगे, मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, रिएक्शन लिख के आप मुझे बताएंगे। अब यहाँ पे तीसरे में एक्स क्या लिया गया है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, NO3 ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस। कितना लिया गया है, ये 2.07 ग्राम लिया गया है। और वाई कितना लिया गया है, वाई क्या है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl है, ठीक है, NaCl है, NaCl कितना है, 1.17 ग्राम है, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों का हम रिएक्शन करेंगे, आप खुद से इन दोनों का रिएक्शन करके हमें बताएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।